रात का वक्त था। राजन दौड़ता दौड़ता हांफता हुआ जोर की आवाज से दरवाजा खोल के घर के अंदर धड़धड़ाते हुए घुसा तो उसके पिताजी ने देखते ही ताना मारा। क्या हुआ? फिर से पुलिस पीछे पड़ गई क्या तुम्हारे? अब क्या कर डाला तुमने? राजन ने एक बदतमीज सी मुस्कुराहट अपने पिताजी को दी और उससे भी ज्यादा बदतमीजी से कहा, ऐसा है बाबूजी, जिनकी मेहरारू नहीं होती ना वो रात को सो जाया करते हैं, तो आप भी चुपचाप वही कीजिए और बकैती का काम हम पे छोड़िए, चलिए। इतना कह के राजन बड़बड़ाता हुआ अंदर अपने कमरे में चला गया और उसके पिताजी रोज की तरह अपनी किस्मत को कोसने लगे। नहा धोकर राजन अपने कमरे में ही था जब उसके दो दोस्त आए, केसरी और संजय। अंदर राजन के कमरे में महफिल जमी, बोतल खुली और फुल वॉल्यूम पे गाने चलाए गए। उनकी बातें अभी शुरू ही हुई थी कि बीच में ही बत्ती चली गई। राजन उठकर मोमबत्ती लेने गया। रसोई घर में मोमबत्ती ढूंढते हुए थोड़ी खटर पटर हुई तो एक बर्तन कहीं से किसी ने खींच के फेंका, जो जाकर सीधा रसोई घर की खिड़की पे लगा। राजन ने चिल्ला के कहा, अरे बाबूजी बुढ़ौती में सठिया आ गए हैं क्या? अरे हम हैं यार, कोई चोर वोर नहीं है। लेकिन बाबूजी का कोई जवाब नहीं आया। राजन ने फिर से कहा, बाबूजी, ओ बाबूजी, ये लोटा अभी आप फेंक के मारे हैं ना? बाबूजी के कमरे से खर्राटों की आवाजें आ रही थी। उनके कमरे के पास जाकर मोमबत्ती की रोशनी में राजन ने देखा तो बाबूजी बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए राजन ने भी ध्यान नहीं दिया। चुपचाप अपने कमरे में चला गया और मोमबत्ती की रोशनी में अपने दोस्तों को रसोई वाली बात बता ही रहा था कि एक फूंक की आवाज आई और मोमबत्ती बुझ गई। मोमबत्ती बुझने के एक पल तक तो सन्नाटा रहा, लेकिन ये तूफान से पहले का सन्नाटा था, क्योंकि लगभग तुरंत ही केसरी बड़ी जोर से चीखा और राजन और संजय को केसरी जहां पर खड़ा था वहां से किसी को मारने की और चीजें टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। बाबूजी की नींद ये सब सुन के खुली तो अंधेरे में ही दौड़े दौड़े राजन के कमरे में पहुंचे और दरवाजे को खोलते के साथ ही लाइट वापस आई। उनके सामने पूरे कमरे का सामान टूटा फूटा और बिखरा पड़ा था और एक कोने में केसरी बेहोश पड़ा था और उसके सर से खून बहे जा रहा था। राजन के घर में जब उसके दोस्त केसरी और संजय आए तो कमरे की बत्ती चली गई और अंधेरे में किसी ने केसरी को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसका सर फट गया। तुरंत ही राजन और संजय उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। केसरी बेहोश था, उसके अंदर मरहम पट्टी हो रही थी। जब राजन और संजय बाहर खड़े आपस में ही भिड़ गए। तो उसको ऐसे मारने की क्या जरूरत? नहीं मारे, हम तुमको बोल रहे हैं तुमने मारा है। खाली तीन लोग थे, हम यहाँ मारे हैं नहीं। उठा करके उसको मारने वाले तुम ही हो। हमारी पुरानी दुश्मनी हम जानते हैं, तुम मारे हो। पास में पीठ में छुरा तुम भोगे उसके। दोनों में ये बहस चल ही रही थी जब अचानक केसरी की चीख सुनाई दी। दोनों ही तुरंत चीख सुन के अंदर की ओर भागे। पहुंच के देखा कि केसरी पूरी तरह से चीखे जा रहा है। पता नहीं कौन सी परेशानी थी उसे जो इस कदर बुरी तरह से वो तड़प रहा था। राजन और संजय पूछ पूछ के थक गए थे।
लेकिन केसरी सिर्फ चीखता ही जा रहा था, पर बोल कुछ नहीं पाया और रह रह के कमरे के एक कोने की तरफ इशारा कर रहा था। तंग आकर राजन ने कहा, अरे तू चीखना बंद करेगा या नहीं? अबे बता तो सही, हुआ कहाँ है? केसरी ने लेटे लेटे ही एक अजीब सी आवाज में कहा, इसकी चीखें तो बड़ी सुनाई दे रही है। बड़ा ख्याल है अपने दोस्त का। और संजय, इतनी तेज सर पर क्यों मारा तूने? देख कहां पहुंचा दिया तूने केसरी को मारकर। केसरी का इतना कहना भर था कि वो तुरंत ही बेहोश हो गया और उसके बेहोश होते के साथ ही राजन बिल्कुल संजय पर चढ़ बैठा और चिल्ला के उससे कहने लगा, मैं जानता था कि तूने ही मारा है केसरी को। क्यों मारा बे उसको? आपस में ही अगर हम लड़ मरेंगे तो ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। संजय लाख कहता रहा कि उसने नहीं मारा है केसरी को, लेकिन राजन माने तब ना, और ऊपर से जब केसरी ने खुद ही बोल दिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। हॉस्पिटल में दोनों की बहसबाजी और चीख पुकार से हॉस्पिटल वालों ने सीधे पुलिस को बुला लिया, क्योंकि उन दोनों के मुंह कोई नहीं लगना चाहता था। पुलिस ने दोनों को ले जाकर लॉकअप में अलग अलग सेल में बंद कर दिया। संजय तो जैसे लॉकअप में इसके पहले गया ही नहीं था, पागलों की तरह अंदर से चिल्लाए जा रहा था, जाने दो ना दरोगा साहब, जाने दो ना दरोगा साहब, हमने कुछ नहीं किया दरोगा साहब, हमें जाने दो, हमारा दोस्त बीमार पड़ा है दरोगा साहब, हमें। और कहते कहते ही इस बार संजय की आवाज बदली और उसने दरोगा जी से कहा, जाने दो ना दरोगा जी, जाने दो ना, हमें नहीं जाने दोगे? नहीं जाने दोगे? आज तो तुरंत पकड़ के बंद कर दिया। उस दिन तो FIR लिखने के भी 5,000 रुपए मांग रहा था मेरे बूढ़े पिताजी से। खुले घूम रहे थे ये तीनों, लेकिन अब नहीं दरोगा बाबू, 5,000 रुपए लिए थे ना? हाँ? राजन के घर पे केसरी और संजय जब आए तो केसरी को अंधेरे में किसी ने बुरी तरह से मारा। हॉस्पिटल के अंदर राजन और संजय में बहस होने लगी कि आखिर केसरी को मारा तो मारा किसने। हॉस्पिटल में दंगा करने के चक्कर में पुलिस दोनों को पकड़ कर ले गई, जहां लॉकअप में संजय ने एक अलग ही आवाज में कहा दरोगा साहब से, नहीं जाने दोगे? आज तो तुरंत पकड़ के बंद कर दिया। उस दिन तो FIR लिखने के भी 5,000 रुपए मांग रहा था मेरे बूढ़े पिताजी से। खुले घूम रहे थे ये तीनों, लेकिन अब नहीं दरोगा बाबू, 5,000 रुपए लिए थे ना? हाँ? दरोगा जी से ये बदतमीजी सही नहीं गई। वो अपनी टेबल से उठे और डंडा लेकर सीधा अंदर लॉकअप में घुसे और लगे संजय को किसी जानवर की तरह मारने पीटने। हमसे नाटक? हाँ साले। मार खाते खाते जहां
संजय की चीख निकलनी चाहिए। उसने पलटकर दरोगा साहब से हंसते हुए कहा, 15,000 रुपए लिए थे ना तूने बच्चों के मर्डर केस को दबाने का? मुझे सब पता है दरोगा। संजय का इतना कहना था कि दरोगा और पूरी तरह गुस्से में संजय को पीटने लगा। मार खाते खाते संजय ने फिर से कहा, और वो मंत्री के बेटे का केस, हाँ, किसी को नहीं मालूम। दफा दफा करने का 2 लाख रुपए। मकान तो तेरा बहुत ही अच्छे से बन रहा है दरोगा। दरोगा साहब का बस चलता तो वो संजय को तोप से बांध कर उड़ा देते, लेकिन हाथ में बस इस वक्त एक लाठी भी उतनी ही बेरहमी से मार रही थी संजय को। और संजय भी न जाने किस अजीब हालत से गुजर रहा था कि मार खाते खाते जोर से हंसा और उसने कहा, तुझे और एक बात बताऊं दरोगा, तेरी ड्यूटी पे निकलने के बाद शिवराम रोज तेरी बीवी से मिलने जाता है, और कभी कुछ मिनट तो कभी घंटों उसके साथ। मारना मुझे दरोगा, मार संजय को, मार दे तू, खत्म कर दे इसे, नहीं तो मैं। दरोगा साहब संजय को मारते मारते थक के अब उसका गला घोट के उसे मारने ही जा रहे थे। दरोगा साहब, मार दो दरोगा साहब, मार दो। हवलदार ने दरोगा साहब को समझाते हुए कहा कि अगर संजय लॉकअप में मर गया तो इंक्वायरी बैठ जाएगी। उसने ये भी कहा कि इसे अभी छोड़ दीजिए, जब ये बाहर निकलेगा तो हम देख लेंगे। रात भर वहीं लॉकअप में बंद रहने के बाद सुबह सुबह राजन के बाबूजी ने आकर दोनों की जमानत करके छुड़वाया। बाहर निकल के राजन और संजय सीधे हॉस्पिटल गए केसरी को देखने, लेकिन वहां पता चला कि वो डिस्चार्ज होके अपने घर चला गया है। दोनों निश्चिंत हुए और राजन ने संजय को कुछ देर बाद केसरी के घर पे मिलने को कहा। अपने घर पहुंच के राजन ने देखा कि बाबूजी घर पर नहीं थे। राजन सीधा नहाने चला गया। गर्मी का मौसम था, ठंडा पानी बदन पे डाला तो राजन की चीख निकल गई। पानी इतना गर्म था जैसे अभी भी उबल रहा हो। राजन को लगा कि उसने शायद गीजर ऑन कर दिया होगा। पानी में हाथ डाल के चेक किया तो पानी ठंडा था। राजन ने एक मग बाल्टी से लेके दोबारा खुद पर डाला तो दोबारा उसकी चीख निकल गई। पानी अभी भी उतना ही गर्म था। राजन समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इस घर में रहना फिलहाल सही नहीं है। तुरंत बाहर निकल के अलमारी से कपड़े लेने को, अलमारी खोलते के साथ ही राजन के घर पे जब उसके दोस्त केसरी और संजय आए तो केसरी को अंधेरे में किसी ने बुरी तरह से मारा और वो बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल में ले जाके राजन और संजय में बहस हो गई कि संजय ने केसरी को क्यों मारा। हॉस्पिटल में शोर शराबा करने की वजह से उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई और वहां से निकल के जब राजन वापस घर आया तो राजन को अपनी अलमारी खोलते के साथ ही एक चीख सुनाई दी। राजन ने चीख सुनी
तो तुरंत उसने 2 कदम पीछे लिए और उसका पैर किसी चीज में फंसा और वो गिर गया। गिरने के बाद पलंग के कोने से सर ऐसे लड़ा कि उसका सर वहीं पर फट गया। खून उसके सर से बहुत तेजी से निकल रहा था और बहुत तेज दर्द की हालत में एक अजीब सी आवाज ऊपर छत पर हुई। राजन ने ऊपर देखा कि उसका पंखा जोर जोर से हिल रहा था। राजन किस्मत से जिस पल अपनी जगह से हटा, बस उसी पल वो भारी भरकम पुराने जमाने का पंखा जोर से जमीन पे गिरा। राजन ने अपने माथे का पसीना पोंछा और जरा सा पीछे सरका। उसके सरकते के साथ ही पंखा भी थोड़ा सा उसकी ओर सरक गया। राजन की आंखें अब फैल चुकी थी। दिल की धड़कन बहुत तेज भागने लगी और राजन फिर थोड़ा सा पीछे सरका और उसके सरकते ही पंखा भी। राजन तुरंत उठकर अपने सर की चोट भूलकर खड़ा होकर वहां से भागने को उठा। पूरा जोर लगा के भागने को हुआ तो दरवाजे तक पहुंचते ही कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ उसकी आंखों के सामने बंद हो गया और उसके बाद पंखा थोड़ी दूर तक सरकता हुआ आया और फिर राजन की आंख खुली तो उसने देखा कि पंखा अपनी जगह पर लगा हुआ था। उसे अपने बाबूजी की फिक्र हुई। तुरंत बाबूजी के कमरे में पहुंचा तो देखा बाबूजी की आंखें बंद थी। उसने बाबूजी को जगाने को आवाज दी। बाबूजी नहीं जगा। राजन समझ नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है कि तभी अचानक उसे अपना नाम सुनाई दिया। इस आवाज को ध्यान से सुनते सुनते राजन उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। उसके चारों तरफ अंधेरा था, कहीं उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। भागते भागते उसे दूर रोशनी की एक किरण नजर आई। राजन उस ओर दौड़ने लगा और अपने नाम की उस आवाज का पीछा करते करते शहर के ट्रैफिक को पार करते हुए जब वो एक घर के सामने रुका तो देखा कि ये तो केसरी का ही घर है और ये जो आवाज वो अब तक सुन रहा था वो उसके दोस्त केसरी की है। केसरी के घर का मेन दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर घुस के राजन उस आवाज का पीछा करते हुए केसरी के कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। उसके दरवाजे को खोलते के साथ ही केसरी ने कहा, शायद राजन आ गया है। पूछते हैं कि उससे हुआ क्या था। देखा संजय और केसरी अंदर बैठे थे। टेबल के चारों कोने पे मोमबत्तियां जल रही थी। बीच में आत्माओं को बुलाने का प्लैंचेट आउजा बोर्ड रखा था और पीछे राजन की तस्वीर लगी थी जिस पर माला चढ़ी हुई थी और नीचे अगरबत्तियां जल रही थी। राजन को एक लड़की अपनी ही तस्वीर के ठीक पास में खड़ी दिख रही थी जो कभी संजय की ओर इशारा कर रही थी तो कभी केसरी की ओर। राजन को सब समझ आ गया। ये वही लड़की थी जिसका बलात्कार इन तीनों ने करके उसे
आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी थी पुलिस वालों ने। लड़की अपने दर्द से और उसका बूढ़ा गरीब बाप अपनी बेटी की मौत के गम में इस दुनिया में नहीं रहे। राजन की मौत उसके घर में ही हुई थी जब पंखे से उसे जोर की चोट लगी थी। केसरी के घर तक जो पहुंचा था वो राजन की आत्मा थी, जिसे संजय और केसरी ने ही बुलाया था। संजय और केसरी इस बात से बेखबर थे कि राजन की मौत के पीछे उसी लड़की का हाथ है जो इस वक्त उनके कमरे में है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। राजन चाह कर भी अपने दोस्तों को बचा नहीं सकता था। अगले 10 दिनों के अंदर राजन के दोस्त संजय और केसरी की भी अलग अलग हालातों में मौत हुई। इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है, पर कभी कभी ऐसे तरीकों से मिलती है जिन्हें साइंटिफिकली प्रूव करना नामुमकिन हो जाता है।